नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। वीडियो की शुरुआत में ही मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज का हमारा वीडियो किसी भी आंदोलन के खिलाफ या विरोध में नहीं है, बल्कि आज का हमारा वीडियो एक केस स्टडी की तरह है कि जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह हाल ही में हुए और चल रहे आंदोलन बस एक राजनीति के शिकार होकर रह जाते हैं, और क्या आंदोलन का कुछ भविष्य हो भी सकता है या नहीं। लेकिन उससे भी पहले मुझे भारत के इतिहास में घटे एक आंदोलन के बारे में जिक्र करना है, ताकि उस आंदोलन का संदर्भ लेकर हम ये समझ सके कि किस तरह एक अच्छे प्रयास से शुरू होने वाला एक आंदोलन कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद एक अलग ही राजनीतिक दिशा को पकड़ लेता है। साल 2015 के जुलाई महीने में गुजरात में पाटीदार समाज ने भी एक आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन की मांग थी कि पाटीदार समाज को ओबीसी का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि पाटीदार समाज को ओबीसी आरक्षण की कोटा की सुविधा मिल सके। उस आंदोलन का नेतृत्व एक युवा नेता हार्दिक पटेल ने किया था। उस समय गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और यह आंदोलन 19 सितंबर 2015 को काफ़ी हिंसक भी हो गया था। इसकी काफ़ी ज़्यादा मीडिया कवरेज भी हुई थी। शायद आप लोगों को अभी कुछ कुछ याद आ रहा होगा। उस वक्त भी गुजरात के दो बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पाटीदार समाज के आरक्षण को लेकर सहमति दर्शाई थी। लेकिन क्या ओबीसी कोटा से आरक्षण देने के लिए उनके पास कोई प्लान था? इसके बारे में दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ नहीं कहा था, या फिर इसके बारे में उन्होंने कोई स्पष्ट संदेश नहीं दिया था। उसके बाद ये आंदोलन चलता गया। 2017 में गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें हार्दिक पटेल ने बीजेपी का विरोध किया था। ऑब्वियस सी बात है कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उनकी कुछ सीटें भी कम हुई थी, लेकिन जैसे तैसे करके भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में आ गई और ओबीसी कोटा के आरक्षण का मुद्दा काफी पीछे छूट गया। लेकिन उसके बाद हार्दिक पटेल जी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कुछ दिनों बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उसके बाद वो विधायक भी बन गए। तो इसका मतलब है कि उनकी तो राजनीति चमक गई, लेकिन और एक अच्छा आंदोलन बस राजनीति का शिकार होकर रह गया। इसे बताने का तात्पर्य बस यही था दोस्तों कि आज जिस केस स्टडी की हम बात करने वाले हैं वो केस स्टडी है मराठा आरक्षण के बारे में। और अगर हम आज की परिस्थिति देखें तो वह स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे उस वक्त गुजरात में पाटीदार आंदोलन की हुआ करती थी। आज महाराष्ट्र में मराठा समाज के आरक्षण की मांग हो रही है और उनके नेता बन चुके हैं मनोज जरांगे पाटिल जी। मनोज जरांगे पाटिल जी ने जब आंदोलन की शुरुआत की थी तब वो आंदोलन महाराष्ट्र के एक विशिष्ट भाग मराठवाड़ा तक सीमित था, लेकिन उसके बाद उसका दायरा बढ़ गया और उसे पूरे महाराष्ट्र के मराठा समाज के लिए कहा जाने लगा। बाद में मनोज जरांगे पाटिल जी ने ये मांग उठाई कि उन्हें मराठा समाज के लिए अलग आरक्षण की नहीं बल्कि ओबीसी कोटा में ही आरक्षण की मांग है। उन्होंने ओबीसी कोटा में ही मराठा आरक्षण देने की मांग रखी। अब जिस तरह गुजरात के मामले में वहां की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पाटीदार आंदोलन का समर्थन कर रही थी, वैसे ही यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना, अजित पवार जी की एनसीपी, शरद पवार जी का एनसीपी गुट, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना गुट, कांग्रेस, ये सभी पार्टियां मराठा आरक्षण का तो समर्थन करती हैं, लेकिन मराठा समाज को क्या ओबीसी के अंडर से आरक्षण देना चाहिए या नहीं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब ये ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी राजनीतिक दल रिस्क नहीं उठाना चाहता या फिर इस मांग का खुलकर समर्थन नहीं कर रहा है, क्योंकि अंत में वो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों को सभी समाज से वोटों की ज़रूरत होती है। इसके लिए वो किसी एक समाज का वोट पाने के लिए दूसरे समाज को दुखी नहीं करना चाहते। अब इसके बावजूद मनोज जरांगे पाटिल जी बीजेपी को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। वैसे किस पार्टी को टारगेट करना है ये उनका अपना विषय है, लेकिन अगर आप इसे आंदोलन के नज़रिए से देखेंगे तो यह एक बहुत बड़ी गलती भी साबित हो सकती है। क्योंकि मान के चलिए कि अगर आपने बीजेपी को विरोध किया क्योंकि उनकी मराठा आरक्षण की नीतियां आपको पसंद नहीं हैं,
लेकिन एक आंदोलन के नेता होने के नाते क्या आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो बाकी बची हुई पार्टियां हैं, जिनमें एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, अजित पवार जी का गुट, शरद पवार जी का गुट, कांग्रेस, क्या इन सभी पार्टियों की आप गारंटी ले सकते हैं कि ये पार्टियां अगर कल जाके विधानसभा में, महाराष्ट्र की विधानसभा में पावर में आती है या फिर वो सत्ता स्थापन करती है, तो वो आपकी शर्त जैसे है वैसे के वैसे ही मान लेगी? क्योंकि चुनाव तो 5 साल में बस एक बार आने वाला है, और अगर चुनाव में मराठा समाज के लोगों ने आपको सुनकर बीजेपी के खिलाफ वोट दे दिया और अगर कोई दूसरी पार्टी चुनकर भी आई, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो आपकी सभी शर्तें मान लेगी? और अगर उसने आपकी शर्तें मानने से इनकार कर दिया, तो क्या ये आंदोलन का नुकसान नहीं होगा? मतलब मनोज जरांगे पाटिल जी भी खुद ये मानते हैं कि लोकसभा के लिए उन्होंने कुछ उम्मीदवारों का समर्थन दिया था और वो चुन के भी आए थे, लेकिन चुन के आने के बाद उनमें से कितने सांसदों ने लोकसभा में या राज्यसभा में उसी प्रश्न को उठाया है जो मनोज जरांगे पाटिल जी उठा रहे हैं? या फिर क्या उन्होंने कभी मनोज जरांगे जी की जो कंडीशंस है या जो शर्तें हैं, क्या उसका कभी उन्होंने खुले मंच पर, खुले तौर पर समर्थन किया भी है? और अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया हुआ है, तो फिर इतना समर्थन देने के बावजूद, उन उम्मीदवारों को चुन के लाने के बावजूद भी क्या उसका आंदोलन को कोई फायदा हो पा रहा है या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। मैं इसमें ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मनोज जरांगे पाटिल जी की भावना बुरी होगी या शायद उनका इरादा काफ़ी अच्छा ही होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा राजनीति में मिल जाने के कारण आखिर में नुकसान तो आंदोलन का ही होता है। क्योंकि अगर आप अगली बार भले ही आप कितनी ही अच्छी मंशा के साथ, कितने ही अच्छे इरादों के साथ आंदोलन करने के लिए बैठोगे, लेकिन फिर भी लोगों का देखने का नज़रिया हमेशा वही राजनीतिक रहेगा और उसके बाद हानि आंदोलन की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं। जब आप पूरे समाज को एक साथ बांधना चाहते हो, तो वो एक अच्छे कारण के लिए साथ आए हैं, लेकिन शायद उनकी राजनीतिक समझ अलग अलग हो सकती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आज़ादी के लिए गांधी जी ने सभी जात, पंथ और धर्म के लोगों को एक साथ लाया, लेकिन उसके बाद आज़ादी मिलने के बाद कुछ लोग कांग्रेस के साथ रह गए, कुछ लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक को ज्वाइन करना चुना, कुछ कम्युनिस्ट बने, तो कुछ ने समाजवादी विचारधारा को चुना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो समाज के नाम पर एक साथ नहीं थे, वो समाज के नाम पर एक साथ थे, लेकिन उनकी राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक प्रतिबद्धता शायद से अलग अलग हो सकती है। लेकिन जब आप पूरे समाज को किसी एक विशिष्ट राजनीतिक दल से जोड़ देते हो या फिर उससे तोड़ देते हो, तो उसी समाज के अंदर दरार आना शुरू हो जाती है और जिसका एक नकारात्मक प्रभाव हमेशा आंदोलन पर होता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि एक आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमेशा राजनीति से थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए, वरना राजनीति हमेशा आंदोलन पर भारी पड़ती है और राजनीति की जीत और आंदोलन की हार हमेशा होती है। अगर आप अभी भी हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। हमारा ये वीडियो मराठा आंदोलन के हितचिंतक के तौर पर है और मराठा समाज को आरक्षण मिलने के समर्थन के पक्ष में है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।